हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 डीएलआर स्लॉट 2 का। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में स्लॉट 3 में देखा था, यहाँ पे भी हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे कि सेट को अटेम्प्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, और एक ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मैं बताऊंगा कि पेपर का क्या था और किस सीक्वेंस में आपको सेट्स को अटेम्प्ट करना चाहिए था। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट। आपको पहले सेट को देखना है। यू टेक योर टाइम टू सोल्व द सेट एंड देन वॉच द वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार आप सेट को सोल्व करो। दिस इज द सेट एंड दीज आर द 4 क्वेश्चंस। चलो, है ना, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेट। क्या बोल रहा है? The above is a schematic diagram of walkways indicated by all the straight lines and lakes, 3 of them, each in the shape of rectangles shaded in the diagram of a gated area. So basically ये 3 lakes है मेरी, ठीक है। Different points on the walkway are indicated by letters A through P. So this complete diagram represents the different walkways with distance being OP 150. So this is 150. ON is equal to MN is equal to 300. This is 300 and this is also 300. ML is 400. This is 400. EL is 200. This is 200 and DE is 400. This is 400. So basically ये 400 है तो ये भी 400, ये भी 400, ये भी 400 होगी, right? The following additional information about the facilities in the area is known. The only entry or exit point is at C. सो ये बेसिकली इसको मैं बोल देता हूँ एक गेट टाइप है सोसाइटी का। राइट, दिस इज एंट्री और एग्जिट पॉइंट। देर आर many residences within the gated area. All of them are located on the path AH and ML. तो AH और ML वाले पाथ पे जो रेजिडेंट एरिया है, वो रेजिडेंसेज है, वो लोकेटेड होंगे विद 4 ऑफ देम बीइंग एट AHML। तो AHML, ओके। कोई भी रेजिडेंट रह रहा होगा ना, वो ये वाले पाथ पे रहेगा, या तो AH पे रहेगा, है ना, और या ML पे रहेगा। इसके बीच भी कहीं रह सकता है, बट ML H और A पे तो 4 बंदे रह रहे हैं, 4 डिफरेंट हाउसेज आर देयर। द पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड एट P. P रिप्रेजेंट्स द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक इज लोकेटेड एट B. B रिप्रेजेंट्स द बैंक। अब देखो, गिवन इंफॉर्मेशन इतनी ही है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं टू सॉल्व। राइट, देयर आर 2 MCQs एंड 2 टीटा क्वेश्चंस। अब यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व कि आप और क्या फाइंड कर सकते हो, देखो ये 300 है, ये 400 है। So you can say if I want to travel from O to K by following the Pythagoras theorem, this is 300, this is 400, so this will be 500, right? Technically they should have given ki this is 90 degree, but since this is a rectangle, right? So I think somewhere it indicates कि this must be 90 degree only. So ये distance मेरा 500 आ गया। Same अगर इसको find करूंगा तो Pythagoras theorem लगा दो। This is 150, this is 200. If this is 200, this is 150, this must be 250. तो ये distance मेरी 250 आ गई, right? तो इसके अलावा मैं और भी कुछ फाइंड नहीं कर सकता। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। वन रेजिडेंट हुज हाउस इज लोकेटेड एट L नीड्स टू विजिट द पोस्ट ऑफिस एज वेल एज द बैंक। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू वॉक स्टार्टिंग फ्रॉम हिज रेजिडेंस एंड रिटर्निंग टू हिज रेजिडेंस आफ्टर विजिटिंग बोथ द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक। तो वो L से स्टार्ट कर रहा है, उसको पोस्ट ऑफिस भी जाना है, मतलब P पे भी जाना है और बैंक में भी जाना है, और फिर वापस अपने घर आना है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर होगा? अब देखो यहाँ पे ना कैट में एग्जामिनर से एक छोटी सी गलती हो गई थी कि दोनों ऑप्शन सेम दे दिए, 3000 3000। वेरी रेयर केस की इनमें से कोई एक करेक्ट होगा, बिकॉज देन बच्चा कंफ्यूज हो सकता है ये करेक्ट होगा ये करेक्ट होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये करेक्ट होता, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है मैं इसलिए बता रहा हूँ, है ना, अगर ये करेक्ट होता तो C and D बोथ would have been seemed as a true option, right? तो यहाँ पे फिर कोई गलती नहीं होती, बट ठीक है, एक बार हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। लेट से देखो, पहले मैं पोस्ट ऑफिस जा सकता हूँ फिर बैंक जा सकता हूँ, या पहले मैं बैंक जाऊंगा फिर पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, राइट? तो फर्स्ट आई विल गो पोस्ट ऑफिस, देन आई विल गो बैंक। तो L से पहले पोस्ट ऑफिस जाऊंगा तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे होगा? देखो, जहां पे मैं डायगनली चल सकता हूँ ना, क्योंकि डायगनल डिस्टेंस हमेशा कम होगा कंपेयर टू दीज टू डिस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, पहले 400 यहां से यहां आना है, तो अगर ऐसे जाऊंगा तो 700 और सीधा जाऊंगा तो 500। सिमिलरली G से I जाना है तो GJ 200, देन दिस इज 150 350, और अगर डायरेक्ट जाऊंगा तो दिस इज 250। तो ऑब्वियसली जहां पे डायगोनल जाऊंगा
जा सकता हूँ वहां पे डायगोनल जाने का ट्राई करूंगा। तो एल से पहले मैं के जाऊंगा, पोस्ट ऑफिस पहुंचने के लिए पहले के जाऊंगा, दिस इज 300, देन 800 एंड देन 950। तो एल से पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है मेरा, एल से पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 950। ठीक है, अब पी से मुझे बैंक जाना है, तो पहले स्ट्रेट जाऊंगा 400, देन 250, 650, देन 400 अगेन, दैट मीन्स 1050। तो पी से जब मैं बैंक गया, आई हैव ट्रेवल 1050 मीटर्स। अब बी से मैं एल जाऊंगा, है ना, तो यहाँ पे मैं कोई भी ऑर्डर में जा सकता हूँ बिकॉज देर इज नो डायगनल, राइट। तो बी से सी आई विल ट्रेवल 300 मीटर्स, देन अगेन 300 मीटर, 600 प्लस 400, 1000 प्लस 200, 1200। तो नाउ आई विल ट्रेवल 1200 मीटर्स फ्रॉम बी टू एल। तो टोटल मैंने इस जर्नी में कितना ट्रेवल किया, 3200, 3200 विच इज वन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, नाउ आई विल फॉलो द डिफरेंट रूट, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला टू बी ऑनेस्ट, है ना। आई विल गेट द सेम रिजल्ट कि पहले एल से बी जाऊंगा, देन बी से पी जाऊंगा, एंड देन पी से एल जाऊंगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या हो रहा है, देखो एल से बी देख लो क्या हो रहा है। एल से बी अगर आप जाओगे यहाँ पे, अगेन ऐसे ही जाना पड़ेगा, है ना। एल टू बी और बी टू एल मस्ट बी सेम, बी टू पी और पी टू बी मस्ट बी सेम, right? L to P or P to L must be same, so you will get the same answer, just the order changes, nothing else. So 3200 is the correct answer, right? तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, 2700 भी नहीं होगा, 3200 is the correct answer. Now let's go to the second question. One person enters the gated area and decides to walk as much as possible before leaving the area without walking along any path more than once and always walking next to one of the lakes. एक बंदा गेटेड एरिया में एंटर हो रहा है ना। पहली तो कंडीशन है कि वो एक पाथ पे दोबारा दोबारा नहीं चलेगा, एक ही बार चल सकता है। दूसरा, ही विल ऑलवेज वॉक अलोंग विद द लेक्स, है ना। कभी यहाँ पे वो चल ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे आसपास लेक नहीं है। यहाँ पे बस एक लेक का टच पॉइंट होना चाहिए, वहां पे वो चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ईएल में भी नहीं चल सकता बिकॉज ईएल के लॉन्ग साइड कोई भी लेक नहीं है। यहाँ पे अगर वो चलेगा तो यहाँ पे लेक नहीं है, तो हमेशा उसके आसपास लेक होनी चाहिए। नोट दैट ही मे क्रॉस ए पॉइंट मल्टीपल टाइम्स, पॉइंट एक स्पेसिफिक मल्टीपल टाइम्स, जो नोड्स है मेरे वो मल्टीपल टाइम्स क्रॉस कर सकते हैं, बट एक पूरा पाथ मल्टीपल टाइम क्रॉस नहीं करेगा। हाउ मच डिस्टेंस विल ही वॉक विद इन द गेटेड एरिया, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है कितना वो ट्रेवल कर लेगा। अब देखो यहाँ पे समहाउ आई विल ट्राई कि मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूं, तो ये सारे जितने भी आसपास के एरियाज है ना लेक्स के, उसमें सारों में मैं ट्रेवल कर लूं, बिकॉज देन आई विल अचीव माई ऑब्जेक्टिव, है ना। क्योंकि मैक्सिमम क्या ट्रेवल कर सकते हो, सारे एरियाज जो टच पॉइंट है, सारे टच पॉइंट्स को टच कर लोगे, राइट। तो आपने ट्रेवल कर लिया, है ना, एक भी टच पॉइंट आपने छोड़ना नहीं है। तो उसी पे ट्राई करते हैं, है ना, उसी पे बिल्ड करने का ट्राई करते हैं। देखो स्टार्टिंग में मैं अगर बता रहा हूं कि अगर मैं ऐसे चला, ठीक है, मैं लेक के साइड चलता गया, फिर 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 लेक के साइड चलता गया। नाउ आई हैव क्रॉस दिस पॉइंट मल्टीपल टाइम्स बट नॉट द पाथ। तो ये चला गया, फिर मैं ऐसे चला गया, फिर मैं ऐसे चला गया, और फिर मैं ऐसे वापस एग्जिट कर गया। अब देखो हर एक पॉइंट जो लेक का है, हर एक पॉइंट मैंने कवर कर लिया, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचा जो मेरा पेंडिंग है। सो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम आंसर आ जाना चाहिए। तो पहले देख लेता हूँ इसका पैरामीटर, देख लेता हूँ कितना है, 400 एंड दिस इज 300, तो 700 टू टाइम्स मतलब 1400 मेरा इसका पैरामीटर आ गया। इसका पैरामीटर कितना आएगा, 300 एंड 200 मीन्स दिस मस्ट बी 1000, दिस 400 प्लस 300 700, तो इसका पैरामीटर आ गया 1400, सो दिस मस्ट बी 3800। तो मैंने टोटल ट्रेवल जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ दैट इज 3800, सो 3800 इज माई आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट टीटा क्वेश्चन। वन रेजिडेंट टेक्स ए वॉक विद इन द गेटेड एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड रिटर्निंग टू ए विदाउट गोइंग थ्रू एनी पॉइंट अदर देन ए मोर देन वंस, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी कैन वॉक इन दिस वे। अब यहाँ पे भी देखो वो यही कह रहा है, कैन आई रेज दिस, वो ए से स्टार्ट हो रहा है बंदा और वापस ए पे आ रहा है, और कोई भी पॉइंट को मल्टीपल, अब पॉइंट को भी मल्टीपल टाइम वो क्रॉस नहीं कर रहा, है ना, पॉइंट को भी मल्टीपल टाइम क्रॉस नहीं कर रहा।
सो वो अब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अगेन थोड़ा सा बस दिमाग से सोचना है कि अगर मुझे इसको यहाँ से चलाना है एंड आई हैव टू कवर ईच, आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पाथ विदाउट कवरिंग एनी पॉइंट मोर देन वंस, तो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। अब देखो टीटा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस टाइप के सेट्स में ना क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम कैंडिडेट से गलती होने के बहुत चांसेस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ट्राई करना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये लेके चलना कि कहीं ना कहीं शायद गलती हो सकती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या है कि अगर मैं लेट से ए से चलाऊंगा किसी बंदे को, ठीक है, तो ए से अगर हम चलाते हैं ऐसे सिंपली, आई जस्ट वांट टू डू वन थिंग कि अगर इसको ऐसे चला दिया तो ऊपर तो नहीं जा सकता, अभी ऐसे ही जाएगा। इसके बाद इसको ऐसे चला दिया, फिर ऐसे चला दिया, फिर ऐसे चला दिया, फिर ऐसे चला दिया, फिर ये चला दिया, फिर वो चला दिया, फिर ऐसे चला दिया। दिस कुड बी वन ऑफ द चॉइसेस, बट हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब यहाँ पे पहली गलती मेरी क्या है कि मैंने डायगोनल क्यों लिया, है ना। एक तो सिंपल क्या है, आप ये सोचो सिंपल क्या है, आप ऐसे चला सकते हो ना, एटलीस्ट ये डिस्टेंस तो कवर कर ही सकते हो। तो अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 750 एंड दिस इज 1000, तो आपका 3500 से तो बड़ा आना ही चाहिए, है ना। बिकॉज 750 इज 1500, 1000 एंड 1000 इज, सॉरी 4500, 4500 से तो बड़ा आना ही चाहिए। अगर किसी बच्चे ने कुछ किया है और उसका 4500 से कम आ रहा है, तो दैट मीन्स आपका तो इनकरेक्ट है। अब इससे ज्यादा डिस्टेंस हम कैसे ला सकते हैं, बस वो देख लो, है ना। अब उसके लिए देखो मल्टीपल हिट एंड ट्रायल्स आपको चाहिए होंगे, बट लेट मी शो यू द करेक्ट वे कि करेक्ट वे क्या हो सकता है। अब ऐसे जाओगे, इसमें क्या है ना, देखो ये वाला डिस्टेंस आप नीचे आ गए, फिर ऊपर चढ़ गए। अगर सीधा जाते ना, तो एक डिस्टेंस इसमें ये वाला कम हो जाता, क्योंकि फिर आप सीधा जाते हो, सीधा पाथ फॉलो कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल पाथ फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे आ गया, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जाने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर कहीं मैं रिवर्स कर पा रहा हूँ, तो वहां पे मैं ट्राई करूंगा कि मैं रिवर्स उस चीज को कर लूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, तो सीधा ही आने का फायदा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है चीजों को रिवर्स करने की, मतलब मैं ऊपर जाके दोबारा नीचे आ सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर मल्टीपल डिस्टेंसेस कवर हो जाएंगे मेरे, और उसके बाद मैं फिर ऐसे चलूंगा एंड देन आई विल गो लाइक दिस, है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन से आ गए, लेट से जो हमने ये कवर नहीं किया उसकी जगह ये कवर कर लिया, ये कवर नहीं किया उसकी जगह ये कवर कर लिया, तो ये तो पहले जैसे केस के हो गए। जो ये वाले डिस्टेंस हैं, ये पहले मिसिंग थे, जो कि अब नए ऐड हो गए। डू यू गाइस अग्री, ये वाले डिस्टेंसेस पहले मिसिंग थे, जो अब नए ऐड हो चुके हैं, राइट। सो यहाँ पे योर आंसर विल बी मोर देन, योर आंसर विल बी मोर देन, वेट, वो लास्ट में 3500 ही था, नॉट 4500, है ना। जो इसका पूरा पैरीमीटर था दैट वाज 3500, नॉट 4500। तो 3500 से तो बड़ा ही आना चाहिए था आंसर। अब हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंसेस ये भी तो कवर किए हैं इस केस में, तो ये एक्स्ट्रा कितने हैं वो देख लेते हैं, है ना। 4 एक्स्ट्रा डिस्टेंसेस और 400 ईच, तो एक्स्ट्रा मैंने 1600 कवर किया है। तो जो अब मैंने टोटल ट्रेवल किया है दैट इज 5100, है ना। जो मैंने अभी टोटल ट्रेवल किया है वो 5100 है, विच इज फॉर वे हायर देन 3500। सो अभी मैंने मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया, विच इज 5100, विच इज 5100। ठीक है, सो दिस मस्ट बी द आंसर। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, विजिटर्स कमिंग फॉर मॉर्निंग वॉक्स आर अलाउड टू एंटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट पास बाय एनी ऑफ द रेजिडेंसेस। अब देखो रेजिडेंशियल एरिया की कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है, जो आपको बोला था ना ए एच और एम एल के पास पे रेजिडेंशियल एरियाज है। तो इसका थोड़ा सा हम डायग्राम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये रेजिडेंशियल एरिया है और ये रेजिडेंशियल एरिया है, राइट। क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन, visitors coming for morning walks are allowed to enter as long as they do not pass by any of the residences and do not cross any point except C more than once. What's the maximum distance that such a visitor can walk within the gated area? वही है, डिस्टेंस की कहानी है ना। तो क्विकली हल्का सा डिस्टेंस दोबारा लिखना पड़ेगा, 150, 300, 150, 300, 300, this was 400, this is 200,
दिस इज 400। तो एक बंदा अगर सी से एंटर हो रहा है, वो कोई भी पाथ को मल्टीपल, कोई भी पॉइंट को भी मल्टीपल टाइम क्रॉस नहीं करेगा, तब मैक्सिमम डिस्टेंस उसका क्या हो सकता है, गिवन कि वो ये वाले पाथ पे चलना उसको अलाउड नहीं है। तो लेट्स सी, सी स्टार्ट्स हिज जर्नी इन दिस मैनर, कि पहले वो यहाँ पे जाएगा, फिर ऑब्वियसली कहीं और तो नहीं जा सकता, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे जा सकता है डेफिनेटली, बट एल पे एक रेजिडेंट रह रहा है, तो एल पे वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली ये टर्न लेना पड़ेगा। उसके बाद सीधा तो वो क्यों जाएगा, नीचे जाएगा। फिर उसके बाद ही हैज टू ट्रेवल लाइक दिस, देन यहाँ पे वो जा सकता है, डेफिनेटली यहाँ पे वो जा सकता है, तो वो आगे जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर स्ट्रेट तो नहीं जा सकता बिकॉज एच पे एक रेजिडेंस है, तो वो यहाँ पे टर्न ले लेगा, फिर दोबारा ऊपर ट्रेवल करेगा, एंड देन ही कैन नॉट टेक राइट बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट पे उसने कवर कर लिया है, तो ये पॉइंट दोबारा कवर नहीं कर सकता। ही विल ट्रेवल स्ट्रेट एंड देन ही विल गो बैक टू द सी। सो ये एक पाथ है, इसके अलावा इसका एक अपोजिट पाथ बन सकता है, बट आई थिंक दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन ओनली। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। दिस इज 300, 400, 700, 1000, 1200, 16, 19, 20.5, then 24, then 26, 28, then 32, and then 35. So I think the maximum distance one can travel from C to C is 3500. So 3500 must be the correct answer for this question, right? थोड़ा सा आई वुड से कि ऐसा सेट है जो टाइम टेकिंग कम है, बट ऐसे सेट्स में ये होता है थोड़ा सा समझने की जरूरत है, गलती होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली फर्स्ट टू क्वेश्चंस वर ऑन द इजियर साइड्स, बट लेटर टू क्वेश्चंस हैड हाई प्रोबेबिलिटी जहां पे आप कुछ कुछ चीजें गलत कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कभी भी आपको एक 100% एश्योरेंस नहीं मिल सकती कि आपने मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर लिया। और ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों में यही होता है कि उनके 4-5 आंसर्स आते हैं, फिर उनको जो सही लगता है वो मार्क कर लेते हैं, बट कभी भी आप 100% ये तो वहां पे एश्योर नहीं कर सकते कि आपका जो आंसर आ रहा है वो मैक्सिमम आ ही रहा है। बट जहां पे हमारे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस हमें काफी अच्छी पिक्चर दे देते हैं, है ना। चलो जी, नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। रीड दिस सेट, ट्राई टू सॉल्व दिस सेट in 15-16 minutes. These are the 5 questions of this set. 3 questions are theta and 2 are MCQs. देखो क्या बोल रहा है, 8 जिम्नास्टिक प्लेयर्स नंबर्ड 1 through 8 underwent a training camp where they were coached by 3 coaches X, Y, Z. Each coach trained at least 2 players. तो मेरे पास 3 कोचेज हैं X, Y and Z, एंड ईच कोच ट्रेंड एटलीस्ट 2 प्लेयर्स, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रेन करेगा। यूकी ट्रेंड ओनली इवन नंबर प्लेयर्स, वाइल यूकी ट्रेंड ओनली, यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर वाले प्लेयर्स ये लेगा। जो जारा है ही विल टेक ओनली ऑड नंबर ऑफ प्लेयर्स, और एक्स के बारे में हमें कुछ बोला नहीं गया, right? After the camp, the coaches evaluated the players and gave integer ratings to the respective players trained by them on a scale of 1 to 7, with 1 being the lowest and 7 being the highest rating, right? The coaches evaluated the players and gave them integer ratings. तो मेरे पास 8 players हैं, तो इनको कुछ रेटिंग मिली है ना। तो मैं यहाँ पे कहीं लिख लेता हूँ कि लेट से एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है, एक P4 है, एक P5 है, P6 है एंड P7 एंड P8। मेरे 8 प्लेयर्स हैं और इनको रेटिंग मिली है फ्रॉम 1 to 7। अब क्या बोल रहा है, एक्स ट्रेन मोर प्लेयर्स देन वाई। ठीक है जी, जो एक्स ट्रेन करेगा प्लेयर्स दैट विल बी मोर देन वाई, एंड टोटल प्लेयर्स आर 8 प्लेयर्स, राइट। तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई, ठीक है। प्लेयर 1 and 4 were trained by the same coach, while the coaches who trained player 2, 3, 5 were all different. Player 1 and player 4 were trained by the same coach. तो P1 and P4 जो मेरे हैं वो सेम कोच उनको ट्रेन करेगा। तो P1 P4 यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं, नहीं आ सकते Y में, क्योंकि Y में सारे इवन आएंगे। क्या वो Z में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, बिकॉज यहाँ पे सारे ओड आएंगे। तो P1 P4 को अगर आना हुआ, उनके पास एक ही सिचुएशन है कि P1 P4 को X ट्रेन करेगा, ठीक है।
while the coaches who trained player 2, 3 and 5 are all different. तो प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 5 तीनों अलग अलग कोचेस से ट्रेन हुए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे या तो P2 आएगा या P3 आएगा या P5 आएगा। सेम मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे P2 आएगा या P3 आएगा या P5 आएगा। बट यहाँ पे आप देखो इवन नंबर आएगा, तो P3 नहीं है, P5 भी नहीं है, तो ओनली पॉसिबल चॉइस इज P2। तो यहाँ पे P2 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे P2 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो P3 या P5। और अगर यहाँ पे P3 P5 में से कोई आ गया तो बाकी एक दूसरा बचा हुआ बंदा P5 या P3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 7 वर ट्रेन्ड बाय द सेम कोच एंड गोट द सेम रेटिंग। तो 5 की जो रेटिंग है और जो 7 की रेटिंग है वो सेम है, एंड दे बोथ आर ट्रेन्ड बाय द सेम कोच। तो प्लेयर 3 और प्लेयर 5 एंड प्लेयर 7 सेम कोच उनको ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम कि मैं मान लेता हूँ प्लेयर 5 यहाँ पे आ रहे हैं। अगर प्लेयर 5 यहाँ पे आ गया तो प्लेयर 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब प्लेयर 5 यहाँ पे आ गया, प्लेयर 7 यहाँ पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली प्लेयर 3 यहाँ पे आ गया। बट आप ये चीज देखो, 1, 3, 5, 7 ऑल ओड नंबर आर बुक्ड, राइट, ऑल ओड नंबर प्लेयर्स आर बुक्ड। तो यहाँ पे P3 ओड में आ गया Z में, बट Z में अब कोई और प्लेयर आ ही नहीं सकता। बट Z की मिनिमम प्लेयर्स कितने होने चाहिए, 2। तो अगर मैं P5 को यहाँ पे लेता हूँ, P7 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठेगा बिकॉज Z के पास एक ही प्लेयर बचा है। तो जो मेरी एजम्पशन थी कि P5 यहाँ पे आएगा, दैट वाज इनकरेक्ट एजम्पशन। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता लग गया P5 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे P3 आएगा। यहाँ पे P3 आएगा, देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे P5 एंड P7 आ जाएंगे, P5 एंड P7 आ जाएंगे। तो ओड नंबर देखो 1, 3, 5, 7 सारे हो गए, 2, 4 भी हो गए। मेरे पास कौन से प्लेयर रह गए, एक तो P6 को प्लेस करना है और एक P8 को प्लेस करना है, ऐसा ही कुछ रह गया। ठीक है, अब देखो P6 P8 दोनों यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि अगर मैं दोनों को यहाँ पे रख दूंगा तो मेरी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी कि X के नंबर ऑफ प्लेयर्स Y से ज्यादा है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली पता है कि इनमें से कोई एक बंदा यहाँ पे आएगा अगर दोनों नहीं आएंगे तो, और बाकी दूसरा बंदा यहाँ पे तो नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे ओड प्लेयर्स आने हैं। तो जो P6 और P8 में दूसरा बंदा आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो जो मेरी ये कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, यहाँ पे 4 प्लेयर्स हैं, यहाँ पे 2 प्लेयर्स हैं। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। एक चीज और बोली हुई है, दे गोट सेम रेटिंग्स एंड ऑल अदर प्लेयर्स गोट यूनिक रेटिंग, ऑल अदर प्लेयर्स गोट यूनिक रेटिंग। तो मान लो 8 प्लेयर्स हैं और 7 मेरे पास रेटिंग है, तो ऑब्वियसली एक कोई ऐसा प्लेयर होगा जिसके पास रेटिंग रिपीट हो रही होगी। मतलब बाकियों के पास तो 7, 1 से लेके 7 तक रेटिंग आ जाएगी और एक प्लेयर के पास वो रेटिंग रिपीट होगी। ठीक है, द एवरेज ऑफ द रेटिंग्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स वाज 4। तो ये सारी रेटिंग्स का एवरेज 4 है, टोटल प्लेयर इज 8, तो 8 4 जा 32 टोटल होना चाहिए, है ना। अब देखो 1 से 7 तक की वैल्यूज का अगर आप सम करोगे तो ये आपका आएगा सम 28। बट ये एक्स्ट्रा 32 कैसे आ रहा है, क्योंकि आपने एक ये x जो रिपीटेड नंबर ऐड किया था वो इस वजह से आ रहा है, और वो रिपीटेड नंबर अब आपको पता लग गया क्या है, दैट इज 4। 28 आ रहा है नॉर्मल 1 से 7, बट 8 वैल्यूज का सम 32 है, तो 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये x की रिपीटेड वैल्यू है वो आ गई मेरी 4, है ना, और बाकी सारे वैल्यूज यूनिक होंगी। तो बाकी यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी उनके मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी आ गया, 5, 6 एंड 7, ये इन एनी ऑर्डर बाकी लोगों की वैल्यूज होंगी, बाकी लोगों की रेटिंग होगी। ठीक है, प्लेयर 2 गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, तो जो प्लेयर 2 है उसको हाईएस्ट रेटिंग मिलेगा तो 7, तो 7 यहां से मेरा यूटिलाइज हो गया। ठीक है, द एवरेज ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द प्लेयर ट्रेन्ड बाय यूकी वॉज ट्वाइस। ठीक है, यूकी के जो प्लेयर्स उसने ट्रेन किए हैं द एवरेज, ठीक है, तो ये थोड़ा सा 2 प्लेयर्स का डेटा है। एक बार 7th पॉइंट पे आ जाओ, प्लेयर 4 रेटिंग वॉज डबल ऑफ प्लेयर 8, प्लेयर 4 रेटिंग वॉज डबल ऑफ प्लेयर 8, ओके, एंड लेस देन प्लेयर 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो कि प्लेयर 4 की जो रेटिंग है दैट इज डबल ऑफ प्लेयर 8, बट प्लेयर 4 रेटिंग वॉज लेस देन प्लेयर 5। तो प्लेयर 5 की रेटिंग ग्रेटर देन प्लेयर 4 है। तो प्लेयर 5 की रेटिंग तो मुझे पता है 4, तो आई कैन से 4 इज ग्रेटर देन प्लेयर 4 की रेटिंग। तो P8 को मैं अगर 1 दूंगा तो ये P4 2 आ जाएगा, मेरे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल है। P8 को अगर मैं 2 दूंगा तो ये 4 आ जाएगा, है ना। बट 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो ये तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो ओनली वन केस इज एक्सेप्टेड जहां पे P8 की वैल्यू 1 है,
एंड उसकी डबल P4 की वैल्यू है दैट इज 2। तो 1 एंड 2 दोनों यूटिलाइज हो गए, 1 एंड 2 वाली रेटिंग भी मेरी यूटिलाइज हो गई। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एवरेज ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय यूकी। यूकी ने जो प्लेयर्स ट्रेन किए हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज ऑफ यूकी was twice, this is twice that of players trained by Zena, players trained by Zena, and this is two more than the players trained by Zara, two more than the players trained by Zara। ऐसा कुछ है ना, कि जेना की एवरेज रेटिंग का डबल कर दो तो वो वाई की एवरेज रेटिंग आ जाएगी, एंड समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, कि 5 और 7 का डेटा मुझे पता है ना। हाँ, तो देखो प्लेयर 5 और प्लेयर 7 का डेटा पता है, दैट इज 4 एंड 4। तो इनकी एवरेज रेटिंग क्या आएगी, 5 और 7 की 4। तो यहाँ पे मैं इसको 4 रख सकता हूँ, तो आई कैन से 4 + 2 6। तो जैना की एवरेज रेटिंग क्या आ गई, जैना की एवरेज रेटिंग क्या आ गई, यहाँ पे देखो मैं इसको एवरेज रेटिंग लिख रहा हूँ, ये 3 आ गई, और ये मुझे पता है ऑलरेडी 4 है। अब अगर जैना की एवरेज रेटिंग 3 आ गई तो वाई की एवरेज रेटिंग क्या आ जाएगी, 6। ये क्लियर है, ठीक है। अब ये दो प्लेयर का अगर एवरेज रेटिंग 6 है तो इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, P2, और इसका टोटल क्या होना चाहिए, P2, और जो P6 और P8 है इसका टोटल होना चाहिए 12, है ना, इसका टोटल होना चाहिए 12। अब देखो P2 की रेटिंग मुझे पता है 7, अगर ये 7 है तो ये वैल्यू आएगी 5। तो क्या प्लेयर 8 की रेटिंग 5 है, नहीं है, तो मतलब प्लेयर 8 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो प्लेयर 6 आएगा। और जैसे ही मैंने पता लगा प्लेयर 6 यहाँ पे आएगा तो प्लेयर 6 की रेटिंग क्या हो गई, 5, और प्लेयर 8 फिर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 5 यूटिलाइज हो गया तो 5 को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास अब रह गया 3 और 6। ठीक है, अब 3 और 6 इन एनी ऑर्डर मेरे 1 और 3 में आ जाएंगे, है ना, 1 और 3 में मेरे आ जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ प्लेयर्स कोच्ड बाय जारा, 2, एग्जैक्टली 2। व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 7, प्लेयर 7 की रेटिंग क्या है, 4। व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 6, दैट इज 5। For how many players the ratings can be determined with certainty, so 8 players were there, है ना, मैं 6 की रेटिंग्स को certainly डिसाइड कर सकता हूँ, है ना, उससे ज्यादा की रेटिंग्स को मैं डिसाइड नहीं कर सकता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, who were all the players trained by Zena, Zena ने कौन कौन से प्लेयर्स ट्रेन किए हैं, 1 4 3 8, 1 4 1 4 1 4 3 8, सो सी इज द ऑप्शन, राइट। तो ये मेरा काफी एक ऐसा सेट था जो डुएबल कैटेगरी का सेट था, 5 क्वेश्चंस का सेट था, और बिल्कुल भी ऐसा सेट नहीं था जहां पे आपका बहुत ज्यादा लॉजिक लगे, है ना, जो जो चीजें उसने बोली हुई है बस आपको एक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। अब जैसे ये 6 पॉइंट था तो बहुत बच्चे इसमें इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, अदरवाइज ऐसे चलोगे तो एकदम सिंपल रिप्रेजेंटेशन होगा और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सेट्स को ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है जी, चलो जी, नाउ लेट्स सोल्व दिस सेट। काफी इंटरेस्टिंग सेट है, पूरा क्वांट बेस का सेट है, राइट। एक बार सेट को देख लो, सेट क्या कह रहा है, दीज आर द 5 क्वेश्चंस, 3 टीटा क्वेश्चंस, 2 MCQs, है ना। अब चलो सेट को सोल्व करते हैं, है ना। बहुत ही अच्छे लेवल का सेट था। द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर प्लेस्ड इन 10 स्लॉट्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रिड बेस्ड ऑन द कंडीशंस बिलो। ठीक है जी, 10 नंबर है और 10 यहाँ पे मेरे पास सेल्स हैं। नंबर्स इन एनी रो अपीयर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मैं रो की बात करूं तो जो ये मेरे नंबर्स है ना, ये ऐसे चलेंगे तो दे विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर्स इन एनी कॉलम अपीयर इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर टॉप टू बॉटम की बात करूं तो ये नंबर ऐसे डिक्रीज होते जाएंगे, है ना, सबसे ऊपर जो नंबर आएगा वो सबसे हाईएस्ट आएगा। 1 is placed either in the same row or in the same column as 10। तो जो 1 और 10 है ना, जो 1 और 10 है वो सेम चलेंगे, या तो सेम रो में या सेम कॉलम में। नाइदर 2 nor 3 is placed in the same row or in the same column as 10। तो जहां पे 10 आ गया वहां पे 2 और 3 उसके या तो रो में या कॉलम में कहीं भी नहीं होंगे, है ना, कहीं भी नहीं होंगे।
देन नाइदर 7 nor 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 9। 9 जहां पे आ गया वहां पे 7 और 8 कहीं भी नहीं होंगे। 4 एंड 6 आर प्लेस्ड इन द सेम रो, यहाँ पे कॉलम की बात नहीं कही, रो की बात करी है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 4 है और जो 6 है वो कहीं ना कहीं मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं कि यहाँ पे ये रो पे आएंगे, है ना। 1 और 10 कॉलम या रो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब ऐसी कोई क्वांट बेस की सेट आती है वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना होता है, और जनरली स्टार्टिंग पॉइंट एवरेज नंबर, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, टोटल, एक्सट्रीम साइड, यहां से आप इस चीज को पकड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं 10 की बात करूं तो देखो यहाँ पे नंबर बढ़ते बढ़ते जाएगा। क्या 10 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? अगर 10 यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे बड़े नंबर आने चाहिए, उससे बड़े तो नंबर ही नहीं है। 10 को यहाँ भी नहीं लिख सकता। तो मुझे पता लग गया कि अगर मैं रो वाइज बात करूं तो हमेशा 10 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 10। बट क्या 10 यहाँ पे आ सकता है? अगर 10 यहाँ पे आया तो ये डिक्रीजिंग है, नीचे जाओगे तो डिक्रीजिंग है, बट ऊपर जाओगे तो इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर आना चाहिए, बड़ा नंबर तो आ ही नहीं सकता 10 से कोई। तो 10 यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, बिकॉज उससे ऊपर बड़ा नंबर आना चाहिए। तो 10 की वैल्यू कहीं ना कहीं फिक्स हो गई कि 10 मेरा यहाँ आ सकता है, उसके अलावा 10 मेरा कहीं नहीं आ सकता। और जैसे ही 10 आपको पता लगा तो आपको पता लग गया कि 1 या तो मेरा यहाँ पे आएगा या 1 मेरा यहाँ पे आएगा, बिकॉज 1 सेम रो में आएगा। तो 1 हमेशा एक्सट्रीम साइड लेगा, बिकॉज वो सबसे छोटा नंबर है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा होगा, और यहाँ पे डिक्रीज होगा तो 1 यहाँ पे आएगा। तो 1 की बात मुझे पता लग गई, ठीक है। अब बेसिकली आप देखो, आपने 10 और 1 को कहीं ना कहीं सॉर्ट कर लिया। अब दूसरे एक्सट्रीम नंबर्स कौन से हैं उस पर ध्यान दो। दूसरे एक्सट्रीम नंबर्स कौन से हैं? या तो 9 है या फिर 2 है। अब देखो, आपको एक चीज पता है, जहां पे 10 आ गया ये कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन देखो, जहां पे 10 आ गया वहां पे 2 और 3 नहीं आ सकता। तो मतलब 10 अगर यहाँ पे आ गया तो 2 और 3 यहाँ पे नहीं आ सकता। 10 अगर यहाँ पे आ गया तो 2 और 3 यहाँ पे नहीं आ सकता। तो 2 और 3 के लिए मेरे पास कौन सी वैल्यू बची? ये सिर्फ 3 डब्बे बचे हैं 2 और 3 के लिए। या तो भाई 2 और 3 यहां आ जाएगा, या 2 और 3 यहां आ जाएगा, जैसे भी किसी ऑर्डर में 2 और 3 आना है। अब थोड़ी सी चीजें देखो, है ना, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं 2 और 3 ये 3 कॉलम में कैसे भी एडजस्ट कर सकता हूं, है ना। मैं आपको कुछ सिनेरियोज दिखाता हूं। जैसे 2 और 3 है, 2 सबसे लोएस्ट नंबर है अभी, तो 2 हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा, है ना। 2 यहाँ पे आ सकता है क्या? पहले ये बताओ, ये तीनों डब्बे में हमें 2 और 3 एडजस्ट करना है, क्या 2 यहाँ पे आ सकता है? अगर 2 यहाँ पे आया तो यहाँ पे 1 को आना पड़ेगा, बट 1 कैन आइदर बी हेयर और हेयर। तो 2 यहाँ पे नहीं आ सकता। तो क्या 2 यहाँ पे आ सकता है? अब लेट से अगर 2 यहाँ पे आ गया तो या तो 3 यहाँ पे आएगा, है ना, या 3 यहाँ पे आएगा, है ना। तो पहले मैं एक केस ले रहा हूं जहां पे मैं 2 को यहाँ पे रख रहा हूं और 3 को यहाँ पे रख रहा हूं। अब इस केस में दिक्कत क्या है कि 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एक छोटा नंबर आना चाहिए 3 से। 3 से छोटा नंबर क्या है? या तो 2 या तो 1। बट 2 तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, और 1 यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं बचता आने के लिए। तो 2 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट अगर 2 यहाँ पे आ गया तो 3 यहाँ पे आ सकता है क्या? ये देखो, अगर 2 यहाँ पे आ गया तो 3 मेरा यहाँ पे आ सकता है या नहीं? सॉरी, यहाँ पे हम जो एक चीज डिस्कस कर रहे थे ना, बस थोड़ी सी चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 आएगा अगर, है ना, तो यहाँ पे छोटा नंबर आना चाहिए। यहाँ पे तो बड़ा आएगा, यहाँ पे छोटा आना चाहिए, डिक्रीजिंग ऐसा है। तो यहाँ पे 3 से छोटा नंबर कोई है ही नहीं। 1 और 2 है, बट 2 ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, और 1 यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं आ सकता, है ना। बट अगर मैं 2 को यहाँ पे और 3 को यहाँ पे रखूं, दैट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज यहाँ पे फिर उससे 3 से बड़े नंबर आने चाहिए, वो आ सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं 3 से बड़े। और यहाँ पे 2 से बड़े नंबर आने चाहिए, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो 2 एंड 3 यहाँ पे पॉसिबल है ना। अब हम दूसरा सिनेरियो चेक करते हैं जहां पे मैं 2 को यहाँ पे तो रख के चेक कर लिया, अब 2 को यहाँ पे चेक करता हूँ रख के। अगर 2 को मैं यहाँ पे रखूंगा तो या तो 3 यहाँ पे आएगा या 3 यहाँ पे आएगा, है ना। तो अगर मेरा 3 यहाँ पे आ गया, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर मुझे यहाँ पे 2 पे बड़ा नंबर चाहिए,
वो भी आ जाएगा। बट यहाँ पे जो नंबर चाहिए मुझे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इस ऑर्डर में ये डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे 1 या 2 चाहिए, 3 से छोटा नंबर, बट 2 इज ऑक्यूपाइड, 1 इज ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचेगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 यहाँ पे नहीं आ सकता, बट 3 डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि या तो 2 3 ऐसे आ सकते हैं, या फिर 2 3 ऐसे आ सकते हैं, कोई भी एक इनमें से कॉम्बिनेशन आ सकता है ना? तो ये कंडीशन से मुझे 2 और 3 का भी कहीं ना कहीं पता लग गया। राइट नाउ आई विल आइदर फोकस ऑन 4 और आइदर फोकस ऑन 9। ठीक है, 9 क्या कह रहा है, देखो अगर मैं 9 को प्लेस करना चाहूंगा, समझना, 9 को अगर मैं प्लेस करना चाहूंगा, तो क्या मैं 9 यहाँ पे रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, है ना? क्योंकि 9 यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे उससे बड़ा नंबर आना चाहिए, विच इज नॉट देयर बिकॉज 10 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। क्या मैं 9 यहाँ पे रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्या मैं 9 यहाँ पे रख सकता हूँ, फिर उससे बड़ा नंबर यहाँ पे आना चाहिए? नहीं रख सकता। क्या मैं 9 यहाँ पे रख सकता हूँ? यस आई कैन राइट इट हेयर। क्या मैं 9 यहाँ पे रख सकता हूँ? अगर मैं 9 को यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे उससे बड़े नंबर आने चाहिए, नॉट पॉसिबल। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो 9 के लिए भी मेरे पास सिर्फ दो ही स्पेसेस हैं, या तो ये वाला या ये वाला, है ना? 9 भी इन दोनों में आ सकता है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख लेता हूँ, या तो 9 यहाँ पे आएगा या फिर 9 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, है ना? तो मुझे 1 की प्लेसेस भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पता है, और 9 की भी पता है, और 2 और 3 की भी पता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को और कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, अगर जरूरत हुई तो यहाँ पे हम मल्टीपल केसेस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से ना दो केस बना लेते हैं 9 के। ठीक है, जैसे एक केस तो मेरा यहाँ पे कि अगर 9 यहाँ पे हो गया, दूसरा केस अगर 9 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो लेट्स मेक द केसेस। ठीक है जी, ये मेरा दूसरा केस है। एक केस में मैं 9 को यहाँ पे रख लेता हूँ, ये मेरा 9 आ गया। ठीक है, दूसरे केस में 9 को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा 9 आ गया। अब 9 से जुड़ी हुई कोई कंडीशन है क्या, वो देख लो। 9 से जो जुड़ी हुई कंडीशन है वो क्या बोल रही है मुझे, कि यहाँ पे 7 और 8 नहीं आ सकते जहाँ पे 9 है। तो 7 8 यहाँ पे भी नहीं आएंगे, 7 8 यहाँ पे भी नहीं आएंगे, सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 7 8 यहाँ पे आएंगे, है ना? 7 8 ये तीनों वैल्यूज में कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली 9 तो अब यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, अब 7 8 को देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है, तो 8 और 7 ही पुट होगा, है ना? बट क्या मेरा 8 यहाँ पे आ सकता है, ये बताओ, या यहाँ पे आ सकता है? अगर 8 यहाँ पे या यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 8 से बड़ा नंबर चाहिए ये स्पेस में, बट 8 से बड़ा नंबर तो अब ऑक्यूपाइड है ना? तो 8 यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकता, 8 के लिए यही वैल्यू है कि 8 मेरा यहीं पे आएगा और कहीं नहीं आ सकता। बट 7 यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। अगर 7 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 7 से बड़ी वैल्यू चाहिए, वो तो बची नहीं है, 8 9 10 आर ऑक्यूपाइड, तो 7 सिर्फ यहीं पे आएगा। ये पता लग गया आपको? अब सेम गोज विद दिस केस, 8 और 7 यहाँ पे नहीं आ सकते, 8 और 7 यहाँ पे नहीं आ सकते, विद द सेम रीजनिंग 8 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ पे आएगा। यहाँ तक सही है सब कुछ? फिर उसने क्या बोला है, 4 एंड 6 मस्ट बी इन द सेम रो। 4 एंड 6 मस्ट बी इन द सेम रो। तो 4 एंड 6 को अगर मुझे सेम रो में डालना है, तो देखो नीचे वाले में देखो, ये वाले केस में तो रो में स्पेस ही नहीं बची ना, यहाँ पे तो एक ही स्पेस है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो दो नंबर मैं कैसे डालूंगा? तो ये केस तो खत्म हो गया, 4 एंड 6 कैन नॉट बी इन द सेम रो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड केस। और पहले वाले केस की बात करूंगा, तो 4 एंड 6 मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ? यहाँ तो नहीं कर सकता, यहाँ नहीं कर सकता, द ओनली ऑप्शन इज 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। द मोमेंट 4 इज हेयर, तो 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ गया, है ना? 1 यहाँ पे आ गया। अब और क्या नंबर बच गया मेरे पास? 1 4 5 बच गया आई थिंक, राइट? सो 5 मस्ट बी हेयर, 5 must be here, right? So this is the complete solution, this is the complete solution. I think we cannot fix the place for 2 and 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, what is a row number which has the least sum of numbers placed in that row। तो यहाँ पे बेसिकली सम करना है ना? लीस्ट नंबर, आई थिंक दिस आंसर इज वेरी क्लियर, 4, क्योंकि वहां पे सिर्फ 1 ही है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, 10 इज प्लेस्ड इन ए स्लॉट इन रो 1। 10 रो 1 में आया, यस, 10 रो 1 में आया है। 1 is placed in a slot in row 4, yes, so both statements are correct। which of the following statements must be true, 2 is placed in a slot in column 2। column 2 में 2 placed है, not definitely true, तो ये तो नहीं हो सकता। 3 is placed in a slot in column 3, ये भी नहीं हो सकता, so neither one not।
फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रिड प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, 2, है ना, दो स्लॉट्स हैं यहाँ पे 2 and 3 जिनका मैं नंबर सर्टेनिटी से नहीं बता सकता। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स प्लेस्ड इन कॉलम 4, कॉलम 4 में क्या है 26, सो 26 मस्ट बी द आंसर। अब देखो दिखने में सॉल्यूशन देखने में आपको लगेगा बहुत ही इजी है ना, बट बिलीव मी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट स्टक एट समवेयर एट दिस सेट बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनाने में और उतना सोचने में उतने हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में उनको दिक्कत आ रही थी। अदरवाइज इफ यू आर गुड विद नंबर्स, इफ यू हैव सोल्व्ड द क्वांट बेस्ड सेशंस जो हमने करे हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आने वाली। ठीक है जी, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट। लेट्स सॉल्व दिस सेट, काफी इंटरेस्टिंग सेट है, ये उसके क्वेश्चंस है राइट। देखो क्या बोल रहा है, an online e-commerce firm receives daily integer product ratings from 1 through 5 given by buyers. The daily average is the average of ratings given on that day. The cumulative average is the average of all ratings given on that day or before that day. तो cumulative average basically होता क्या है कि उस दिन तक जितनी भी रेटिंग्स आई है उसके बेस पे जितने भी कस्टमर्स आए हैं उसके बेस पे मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा, और एक जो डेली एवरेज होती है कि डेली आज मेरे जितने कस्टमर्स आए हैं सिर्फ उसके बेस पे मैं रेटिंग अपनी कैलकुलेट करूंगा। The rating system began on day 1 and the cumulative averages were 3 and 3.1 at the end of day 1 and day 2. अब day 1 की जो cumulative average है वो 3 है, मतलब यहाँ पे तो day 1 के पहले तो कोई डे होता ही नहीं है, तो ये तो day 1 की ही बात कर रहा है। और जो day 2 की 3.1 cumulative है उसमें day 1 और day 2 दोनों का डेटा लेना है because this is cumulative. The distribution of ratings on day 2 is given in the figure below. तो ये डे 2 की बात कर रहे हैं कि ग्राफ देख लेते हैं क्या है कि नंबर ऑफ बायर्स है ना और रेटिंग। तो 1 रेटिंग 5 बायर्स ने दी है, 2 रेटिंग 10 बायर्स ने दी है, 3 रेटिंग 5 बायर्स ने दी है, 4 रेटिंग 20 बायर्स ने दी है एंड 5 रेटिंग 10 बायर्स ने दी है। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट द रेटिंग्स ऑन डे 3। ओके, अब डे 1 की अगर मैं बात करूं, डे 1 की बात करता हूं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एवरेज, एंड एवरेज के साथ आई विल राइट कि कितने मेरे बायर्स आए हैं, नंबर ऑफ बायर्स राइट। अब एवरेज रेटिंग मुझे पता है दैट वाज 3, है ना, दैट वाज 3 ऑन डे 1, बट बायर्स कितने आए थे मुझे नहीं पता, तो लेट्स से एक्स, तो टोटल ऑफ रेटिंग्स मेरा कितना हो गया इस हिसाब से 3x, 3 एवरेज रेटिंग दी और बायर्स कितने थे x, तो x बायर्स ने 3 एवरेज रेटिंग दी तो मेरे 3x हो गया। अब डे 2 की बात करते हैं, तो डे 2 का मुझे एवरेज नहीं पता, मुझे क्यूमुलेटिव एवरेज पता है पर डे 2 का एवरेज नहीं पता। और अगर मैं नंबर ऑफ बायर्स की बात करूं डे 2 में, तो वो मुझे पता है, वो कैसे पता है, वो मैं इस ग्राफ से देख सकता हूं, है ना। इफ आई कैलकुलेट थ्रू दिस ग्राफ राइट, इफ आई कैलकुलेट थ्रू दिस ग्राफ, तो मेरा टोटल मुझे पता लग जाएगा। पहले नंबर कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। 5 नंबर ऑफ बायर्स, 10 नंबर ऑफ बायर्स, 15 प्लस 5 20 प्लस 20 40 प्लस 10 50। तो डे 2 पे जो नंबर ऑफ बायर्स थे वो थे 50, ये पता लग गया। और मुझे क्या पता लग जाएगा टोटल, तो देखो 5 बायर्स ने 1 1 रेटिंग दी तो 5 यहां से, 10 बायर्स ने 2 2 रेटिंग दी तो 20 यहां से, देन 5 बायर्स ने 3 3 रेटिंग दी तो 15 यहां से, देन 20 इंटू 4 80 यहां से, एंड देन 10 इंटू 5 50 यहां से, तो 130 140 160 एंड 170, टोटल 170 आया। तो यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं कि डे 2 का मेरा जो एवरेज है वो 3.4 है, सिर्फ डे 2 की बात कर रहा हूं राइट। क्यूमुलेटिव 3.1 का क्या मतलब है, क्यूमुलेटिव 3.1 का मतलब है टोटल 170 प्लस 3x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बायर्स दैट इज 50 प्लस x राइट। तो यहां से मुझे पता लग गया 155 प्लस 3.1x इज इक्वल टू 170 प्लस 3x, दैट मीन्स x बाय 10 इज इक्वल टू 15, विच मीन्स x की वैल्यू आ गई 150। तो जो नंबर ऑफ बायर्स डे 1 पे थे वो 150 थे, है ना। सो आई कैन राइट दिस x इज 150 एंड टोटल इज 450। ठीक है, ये डे 1 और डे 2 का मेरे पास कंप्लीट डेटा आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 3। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट द रेटिंग्स ऑन डे 3। डे 3 की बात कर लेते हैं। 100 बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग्स ऑन डे 3, तो डे 3 में कितने बायर्स थे 100। द मोड्स ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग्स वर 4 and 5। ओके, तो बेसिकली देखो 1 2 3 4 5 ये रेटिंग्स दे सकते हैं, है ना। कुछ बायर 1 देंगे, कुछ 2 देंगे, कुछ 3 देंगे, कुछ 4 देंगे, कुछ 5 देंगे, और ये टोटल नंबर ऑफ बायर्स 100 हो जाएंगे राइट।
द मोड्स ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग वर 4 and 5, 4 and 5 को सबसे ज्यादा कस्टमर्स, मैक्सिमम कस्टमर्स यहाँ पे दोनों पे मिले, और अगर ये मोड है तो मैक्सिमम टाइम ये अपीयर हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल होगी, तभी ये मोड है। मोड मीन्स जो हाईएस्ट टाइम अपीयर होता है, तो अगर दो मोड्स आ रहे हैं 4 and 5, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। द नंबर्स ऑफ बायर्स गिविंग ईच प्रोडक्ट रेटिंग आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 10, तो ये सारे 10 10 10 के मल्टीपल है नंबर ऑफ बायर्स, बट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 10। द सेम नंबर ऑफ बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग्स ऑफ 1 and 2, तो ये दोनों वैल्यूज भी बराबर है। एंड दैट नंबर इज हाफ द नंबर ऑफ बायर्स हु गेव अ रेटिंग ऑफ 3, राइट। तो दिस नंबर इज हाफ ऑफ दिस नंबर, राइट। सो दिस नंबर इज हाफ ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं ना, लेट से मैं एज्यूम, दो तीन केस एज्यूम करके स्टार्ट करूंगा। लेट से अगर मैं 20 लेता हूं, तो ये 10, ये 10, ये टोटल 40 हो गया, तो ये 30 and 30, एक तो केस ये हो गया। चलो ये ज्यादा टाइम आ रहा है। अब अगर इसको 30 लेता हूं तो ये 15 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसको मुझे 40 लेना पड़ेगा। ये 40 आ गया, तो ये 20, ये भी 20, तो ये आ गया मेरा 80, और ये आएगा 10 and 10। तो सेकंड केस में देखो ये मोड नहीं आ रहा, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो सेकंड केस तो खत्म हो गया, तो मतलब एक ही केस आएगा, पहले वाला 10 10 20 30 30। ये क्लियर है सभी को, है ना। और यहाँ पे टोटल भी देख सकते हैं, टोटल कितना आ रहा है। यहाँ पे 10, देन 10 into 2 20, 3 into 2 60, देन 30 into 4 120, एंड 30 into 5, तो ये आ जाएगा 270, राइट। तो 330 350 360, तो टोटल आ रहा है 360, तो एवरेज आ जाएगा 3.6। सो डे 3 की मेरी कहानी ये है ना, डे 3 की जो मेरी टोटल कैलकुलेशन है वो ये है। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। हाउ मेनी बायर्स गेव रेटिंग ऑन डे 1, डे 1 में कितने बायर्स ने रेटिंग दी थी, 150 ने। ये तो बहुत पहले आप निकाल सकते थे, राइट। व्हाट इज द डेली एवरेज रेटिंग ऑफ डे 3, दैट वाज 3.6। व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल रेटिंग्स गिवन ऑन डे 3, डे 3 की जो रेटिंग्स है उसका मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू क्या है। देखो ये 10 + 10 20 + 20 40, मीडियन शुड बी 4, बीच में जो वैल्यू आ रही है वो 4 आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग्स ऑफ डे 2 एंड डे 3। अब डे 2 एंड डे 3 की क्यूमुलेटिव देखो, डे 2 की क्यूमुलेटिव है 3.1, डे 3 की क्यूमुलेटिव देख लेते हैं, है ना। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सबका टोटल कर लो। दिस इज 620 680 एंड 980, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बायर्स दैट इज 300, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 98/30, विच शुड बी 3.2 समथिंग, 3.26 समथिंग। देखते हैं क्या बोला है। द क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज बाय लेस देन 5% फ्रॉम डे 2, है ना। अब यहाँ पे देखो डे 3 की तुम्हें पता है, तो परसेंटेज इंक्रीज देख लो डायरेक्ट कितना हो रहा है ना। डे 3 का परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, अराउंड, so basically I have to do 3.26 by 3.1, 3.26 by 3.1, which is 5.16%. So my answer will be C. The cumulative average increased by percentage between 5% and 8% from day 2. So this was the complete solution. एक बहुत ही सिंपल सेट कहूंगा, है ना। 4 क्वेश्चन वाले सेट वैसे भी सिंपल होते हैं, बट ये काफी सिंपल सेट था। नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कैलकुलेट एवरेज शुड बी इनफ टू अंडरस्टैंड और सॉल्व दिस इंटायर सेट। नाउ लेट्स गो टू द अनदर सेट। चलो लेट्स सॉल्व दिस सेट, एक बार देख लो क्या बोल रहा है। एंड wait a second, where are the questions? Oh, just wait a minute, let me show you the questions as well. These are the 3 questions. Okay, okay, these are the 4 questions, right? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, द टू प्लॉट्स बिलो गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट 6 फर्म्स फॉर 2019 एंड 2023। ठीक है, एक 19 का है, एक 23 का है। द फर्म पैट इज द फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
ES is the firm's employee strength, that is the number of employees in the firm. And what is PRD? PRD is the percentage of firm's PAT that they spend on research and development. PAT is basically profit after tax, ES is basically कितने employees है, और PRD is basically PAT का कितना परसेंट आप R&D में लगा रहे हो. In the plots, the horizontal and vertical coordinates of point representing each firm gives their ES and PAT values respectively. Horizontal वाला दे रहा है ES, horizontal है ES, and PAT कौन दे रहा है? Vertical coordinate. ठीक है. For example, जैसे मैं फर्म इसकी बात करूं तो यहाँ पे इसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज 600 एंड इसका पैट इज 2400. ठीक है, प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड. फिर क्या बोल रहे हैं? द पीआरडी वैल्यूज ऑफ ईच फर्म are proportional to the areas around the points representing each firm. The areas are comparable between the two plots, that is equal areas in the two plots represent the same PRD values for the 2 years. So basically क्या है यहाँ पे कि जो ये मेरी PRD वैल्यू है कि वो कितना परसेंटेज पैट का स्पेंड कर रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सर्कल, है ना. अब जिसका सर्कल बड़ा है वो ज्यादा स्पेंड कर रहा है, जिसका सर्कल छोटा है वो कम स्पेंड कर रहा है. दैट्स द ओनली मीनिंग, राइट. एंड अगर दो प्लॉट सेम है 2 इयर्स में तो मतलब वो सेम पीआरडी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो बेसिकली यू कैन कंपेयर दीज पीआरडी वैल्यूज एज वेल. फॉर एग्जांपल ई की पीआरडी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन बी, या बी की पीआरडी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन दिस और ग्रेटर देन दिस एज वेल. ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इंफॉर्मेशन बस इतनी सी है. तो ऐसे सेट्स मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड होते हैं. तो क्वेश्चंस पे चलते हैं. पहला क्वेश्चन बोल रहा है एज्यूम दैट द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन profit over the years remained constant, right? Which among the firms ABC had the highest ARG? ABC 4 फॉर्म्स हैं, तो इनमें से हाईएस्ट किसका है? तो ए पे फोकस करते हैं, है ना. ए पे देख लो, ए पे पहले इसका पैट था 3000, है ना. मेरे पास कौन कौन सी फर्म्स की वो बात कर रहा है? ए बी सी ई, ए बी सी ई. ठीक है, ए में देखो पहले 3000 था और बाद में कितना हुआ? अराउंड 3000 से 3900, है ना. 3000 से 3900 अगर हुआ है तो बेसिकली कितना ग्रो कर गया? दिस इज ग्रोथ ओवर 4 इयर्स, है ना. बट अगर सेम ईयर वाइज ग्रोथ है तो हर ईयर सेम ग्रोथ करेगा, जिसकी यहाँ पे हाईएस्ट होगी उसकी ईयर वाइज भी हाईएस्ट ही होगी. तो यहाँ पे ए की ग्रोथ है 30%. बी में देखो, बी यहाँ पे 2800 एंड यहाँ पे 3800, मतलब 10/28 ग्रोथ है, विच इज 5/14, विच इज क्लोजर टू 35 पॉइंट समथिंग, राइट. फिर सी की देखो, सी है यहाँ पे 2400, यहाँ पे 3000, विच इज बेसिकली 6/24, दैट इज 25% ग्रोथ है. और ई की देख लो, ई इज 2400, यहाँ पे ई है 3500, तो 11/24 आएगा. 11/24 will be close more than 40%, I think, right? At least more than 40%. तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ग्रोथ किसकी आ गई? सबसे हाईएस्ट ग्रोथ आ गई मेरी ई की. सो ई मस्ट बी माय आंसर. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय फर्म सी ऑन R&D in 2019 to that in 2023 is closest to what value? ठीक है, अब एग्जैक्ट मनी की वो बात कर रहा है ना. एग्जैक्ट मनी की वो बात कर रहा है. ठीक है, अब यहां पे देखो ये बेसिकली चीजें किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया पे. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फर्म सी, है ना. एरिया पे डिपेंड कर रही है. अब देखो एरिया सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, राइट. और अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो आई कैन से आर को मैं रिप्लेस कर दूंगा d/2 से. सो दिस विल बिकम पाई d²/4. इस पे मेरा सर्कल का एरिया डिपेंड कर रहा है ना. एंड लेट्स एज्यूम कि जो ये डिस्टेंस है ना वो 1 है. जो ये डिस्टेंस है आई एम एज्यूमिंग कि ये 1 है, राइट. इट कैन बी एनीथिंग बट लेट्स से आई एम एज्यूमिंग दिस इज 1. ठीक है, तो अभी सी का यहाँ पे जो डायमीटर है वो कितना है? 1 1 2, और इन दोनों को मिला के एक और बन जाएगा. तो ये सी का यहाँ पे जो डायमीटर है वो 3 है इन 2019. और 2023 में अगर मैं बात करूं सी की, तो इसका डायमीटर कितना है? किधर है? ये रहा.
तो इसका डायमीटर एग्जैक्टली 2 है, राइट। तो इसका डी स्क्वेयर क्या हो गया, डी स्क्वेयर क्या हो जाएगा 9 एंड 4, एंड पाई डी स्क्वेयर पाई बाय 4 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो इसका सर्कल का रेशियो है विच रिप्रेजेंट्स कि आपने कितना परसेंट 2019 में और कितना परसेंट 2023 में स्पेंड किया, दैट नंबर मस्ट बी इन दिस रेशियो, दैट इज 9:4। बिकॉज पाई बाय 4 इज कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी रेशियो सेम ही आएगा। सो दिस एक्सपेंडिचर मस्ट बी इन द सेम रेशियो, दैट इज 9 एंड 4। कि अगर यहाँ पे वो 9% स्पेंड कर रहा है तो यहाँ पे वो 4% स्पेंड करेगा, ठीक है। और मैं इसको 9 एंड 4 एज्यूम कर सकता हूँ बिकॉज जो मुझे आंसर पूछा है वो भी मुझे रेशियो में ही पूछा है, वो भी मुझे रेशियो में ही पूछा है, बट ये मुझे एग्जैक्ट एब्सोल्यूट अमाउंट की बात कर रहा है। तो 9% ऑफ व्हाट, 9% ऑफ पैट, दैट इज 2400 का 9% विल बी दिस वैल्यू, रेशियो 4% ऑफ दिस वैल्यू। ये मेरा आंसर होगा। इसको थोड़ा सा काट देते हैं, 4 से ये जाएगा 6, 6 से ये कट जाएगा 5, तो माय आंसर विल बी 9:5। 9:5 मस्ट बी द करेक्ट आंसर, 9:5 मस्ट बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच अमंग द फर्म्स ए सी ई एफ हैड द मैक्सिमम पैट पर एम्प्लॉय, मैक्सिमम पैट पर एम्प्लॉय इन 2023, ए सी ई एफ की वो बात कर रहे हैं, है ना, ए सी ई एफ की बात कर रहे हैं। अब देखो मैक्सिमम पैट पर एम्प्लॉय आपको क्या करना है, पैट बाय एम्प्लॉय ही तो करना है। जैसे ए की वैल्यू है दिस इज 3900 एंड दिस इज 1300, तो ये आ गया 3, 3900 बाय 1300। फिर सी की वैल्यू है, सी क्या है 3000 बाय 800 विच विल बी 30/8, राइट, 30/8 विच विल बी क्लोजर टू 30/8 is 15/4 which is 3.75। देन ई की वैल्यू देख लो, ई है 3500 बाय 1400, 35/14, राइट। यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड करना है तो ये तो देखो 3 से कम है तो ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। एफ देख लेते हैं, एफ क्या है 3200 बाय 1000 विच इज 3.2। सो द क्लियर विनर इज सी, सी विल बी माई आंसर। देखो ये कितना कितना इजी, पूरा स्लोट ही बहुत इजी लग रहा है तो मुझे, है ना, सुपर इजी स्लोट। Which among the firms C, D, E, F had the least amount of R&D spending per employee in 2023? Least amount of R&D spending per employee. This is a good question. C, D, E, F की बात करो। अब देखो हर बार ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपका टाइम खराब करेंगे। You may choose to skip this question or maybe you can do this question by giving 1-2 more minutes. Up to you, है ना। But C, D, E, F में मुझे R&D पर एम्प्लॉय मैक्सिमम कहाँ पे है वो फाइंड कर, राइट। अब देखो मुझे पहले कैलकुलेट करना है पीआरडी पर एम्प्लॉय। तो पीआरडी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आएगी, पीआरडी का जो परसेंटेज होता है इनटू पैट करूंगा। ये तो पीआरडी की वैल्यू आ गई एब्सोल्यूट, परसेंटेज इनटू पैट, है ना। ये पर एम्प्लॉय फाइंड करने के लिए इसको ईएस से डिवाइड करूंगा। तो ये जहां पे लीस्ट है वो मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे लीस्ट वैल्यू पूछी है सीडीईएफ में, पीआरडी पर एम्प्लॉय लीस्ट कहाँ पे है, ठीक है। और पीआरडी मैं पूरा πr²/4 वो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे भी मैं रेशियो चला सकता हूँ। सो आई विल जस्ट टेक डायमीटर। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ सी से, है ना। सो इफ आई स्टार्ट विथ सी, सी का देखो मुझे यहाँ पे पता है 2 है, तो दिस वैल्यू विल बी 2 का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर था तो दिस वैल्यू विल बी 4। पैट कितना है, पैट इज 3000 एंड दिस इज 800, तो यहाँ पे आई कैन राइट 30/8, right, I can write something like this which will come out as 15, right। now d के लिए मैं क्या करूंगा, d कहां पे है मेरा, ये रहा, यहाँ पे भी 2 ही है तो this will be 4 into 24/8 that is 3, तो ये 12 आ गया डायरेक्टली। e की बात करूं तो e मेरा है ऑलमोस्ट 3 है तो आई कैन राइट 9 into 35/14, 9 into 35/14। हल्का सा कैलकुलेटर यूज करूंगा तो आई विल गेट 22 पॉइंट समथिंग। तो मतलब लीस्ट लेना है तो ये तो लीस्ट नहीं हो सकता, ये भी लीस्ट नहीं हो सकता। एफ देख लेते हैं बस, एफ है मेरा 4 into 32 बाय दिस दैट मीन्स 3.2, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 12, तो ये भी लीस्ट नहीं हो सकता। तो लीस्ट वैल्यू क्या है डी, सो डी मस्ट बी माई आंसर, राइट। विद दिस वी कंप्लीट द
solutions for all the sets that came in 2024 slot 2. अब थोड़ा सा एनालाइज कर लो मेरे साथ कि कौन सा सेट कैसे था कैसे नहीं था. फर्स्ट वी स्टार्टेड विद दिस सेट. ठीक है, एक सेट ठीक है वॉकवे वाला था, देन कॉलम सेल वाला था, देन रेटिंग वाला था, देन ये था. देयर मस्ट बी वन मोर सेट. ओके चलो देखो, एक सेट था मेरा वॉकवे वाला, राइट, विच इज लेट्स से रूट्स एंड नेटवर्क्स वाला. ठीक है, फिर एक मेरा सेट था सेल वाला, फिर एक मेरा सेट था जेना वाला, है ना, जहाँ पे रेटिंग वाला था, फिर एक था एवरेज रेटिंग वाला, क्यूमुलेटिव रेटिंग वाला, याद है ना, और फिर एक था बबल वाला. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू कि पढ़ के आपको क्या सीक्वेंस इसमें डिसाइड करना चाहिए था. देखो, यू कुड हैव स्टार्टेड विद वॉकवे वाला, यू कुड हैव स्टार्टेड विद सेल वाला, है ना, यू माइट हैव स्टार्टेड विद जेना वाला, बट पर्सनली आई वुड हैव फर्स्ट गोन टू एवरेज रेटिंग वाला. रीजन फॉर दिस इज रीजन फॉर दिस इज कि ये मुझे पता है कि मैं डेफिनेटली कर लूंगा, ये भी कर सकता हूँ, बट टाइम टेकिंग था कुछ कुछ क्वेश्चंस, ये कंफ्यूजिंग हो सकता था, बट एवरेज रेटिंग वाला वो सुपर इजी. देन आई वुड हैव गॉन टू जेना वाला, है ना, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है ये दोनों सेट्स मैं काफी जल्दी कर सकता हूँ, ये दोनों सेट्स मैं काफी जल्दी कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे जाता. उसके बाद शायद मैं वॉकवे वाले पे या सेल वाले पे जाता, और एंड एट द सेम टाइम मैं कहीं ना कहीं बबल वाले को भी जरूर देखता, है ना, इसको भी जरूर देखता. ऐसा नहीं है कि मैं इसको इग्नोर करता, राइट. डिफिकल्टी वाइज अगर बात करूं तो दिस वाज सुपर इजी, राइट, दिस वाज इजी, दिस वाज इजी, राइट, and I would say cell wala was on the difficult side and this was moderate, right. So this is my analysis, but that does not mean इसमें सारे ही सेट ना डुएबल कैटेगरी के थे, तो अगर आपका सीक्वेंस इधर उधर भी जा रहा है उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क वो पड़ेगा कि आता हुआ भी अगर आप नहीं कर पा रहे या कहीं आप स्टक हो रहे हो तो वहां से बाहर कैसे निकलना है, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. बिकॉज सारे सेट जब डुएबल आ जाते हैं ना, तब ऐसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की बच्चों को जनरली दिक्कत आती है. तो बस आप वो दिक्कत को सोल्व कर लेना, अदरवाइज दिस पेपर वाज वे इजियर देन स्लॉट 3. दैट्स माय एनालिसिस. थैंक यू, गुड लक.